नीचे लिविंग एरिया में बैठी राधिका जी ने ऊपर जाती हुई अनिका को देखकर आवाज लगाई। कोई फायदा नहीं है बेटा, मैं कई बार जाकर दरवाजा खटखटा चुकी हूँ, लेकिन ऋषि दरवाजा नहीं खोल रहा। अनिका मुस्कुराई और बोली, बस मम्मा एक बार मुझे ट्राई करने दीजिए। ये कहकर वो ऊपर ऋषि के कमरे के बाहर आकर रुक गई। वो कुछ पल सोचती रही कि ऐसा क्या करे जिससे ऋषि एक ही बार में दरवाजा खोल दे। अचानक उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आ गया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। अब देखती हूँ ऋषि भैया, आप बाहर कैसे नहीं आती। इतना कहकर उसने जानबूझकर अपने हाथ का कॉफी मग नीचे फर्श पर गिरा दिया। मग टूटने की तेज आवाज पूरे फ्लोर में गूंज गई। अगले ही पल अनिका खुद भी धीरे से फर्श पर बैठ गई और दर्द का नाटक करते हुए बोली, भाई। उसकी आवाज सीधे कमरे के अंदर तक पहुंच गई। अंदर कमरे की सारी लाइटें बंद थी। ऋषि कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा था। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। बेडशीट अस्त व्यस्त थी, सामान इधर उधर फैला हुआ था और उसकी आंखें पूरी रात रोने की गवाही दे रही थी। जैसे ही अनिका की आवाज उसके कानों में पड़ी, वो घबरा गया। वो बिना एक पल गवाए दौड़कर दरवाजे तक आया और तुरंत दरवाजा खोल दिया। बाहर अनिका फर्श पर बैठी अपना पैर पकड़े हुई थी। ऋषि घबराकर उसके पास बैठ गया। उसने उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ते हुए पूछा, चोटकी, क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन अगले ही पल अनिका की नजर अपने भाई के चेहरे पर पड़ी। बिखरे हुए बाल, सूजी हुई लाल आंखें, चेहरे पर थकान और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। और बस उसे देखकर अनिका का नाटक उसी पल खत्म हो गया। वो घबराकर बोली, तो भाई, आपकी ये हालत कैसे हो गई? ऋषि ने कोई जवाब न दिया और चुपचाप वापस कमरे की तरफ मुड़ गया। अनिका भी तुरंत उसके पीछे कमरे में गई। अंदर का बिखरा हुआ कमरा देखकर वो और घबरा गई। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा और फिर बोली, तो भाई, ये सब क्या है? आपने अपनी और इस कमरे की ऐसी हालत क्यों कर रखी है? प्लीज कुछ तो बोलिए। ऋषि ने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। फिर उसने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, धीरे बोलो अनिका, माँ सुन लेंगी। अनिका की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने प्यार से अपने भाई का चेहरा पकड़ लिया और भर्राई आवाज में बोली, तो भाई, प्लीज बताइए ना क्या हुआ है? आप रोए थे क्या? ये सुनते ही ऋषि की आंखें फिर से नम हो गई। उसने मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, चुटकी, पहले मुझसे प्रॉमिस करो, माँ को कुछ मत बताना और बाहर जाकर बस इतना कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनिका ने घबरा कर कहा, लेकिन भाई। ऋषि ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोला, प्लीज पहले प्रॉमिस करो। अनिका की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मम्मा को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर उसने ऋषि का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, लेकिन अब आप मुझे सब सच सच बताएंगे। आखिर आपके साथ हुआ क्या है और आपने अपनी ये हालत क्यों बना ली? ऋषि के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अनिका की बात सुनते ही उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने अपनी नजरें झुका ली और कुछ पल तक बिना कुछ बोले खड़ा रहा। अपने भाई को इस तरह टूटता देखकर अनिका भी घबरा गई। भाई, प्लीज मत रोइए, कम से कम मुझे तो बताइए कि क्या हुआ है। आप किस बात से इतना टूट गए हैं? इतना कहकर उसने ऋषि को धीरे से पकड़कर बेड पर बैठा दिया। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अनिका ने तुरंत पास रखा गिलास उठाकर ऋषि को दिया। भाई, थोड़ा पानी पी लीजिए। ऋषि ने कांपते हाथों से गिलास लिया। हल्की हल्की सिसकियां के बीच उसने मुश्किल से 2 घूंट पानी पिया। अनिका की नजर अभी भी बेड पर बिखरी हुई तस्वीरों पर पड़ी। हर तस्वीर में चाहत मुस्कुरा रही थी। वो धीरे से ऋषि की पीठ को सहलाते हुए बोली, भाई, ये भाभी की इतनी सारी तस्वीरें यहाँ क्यों रखी है? ऋषि ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और टूटी हुई आवाज में बोला, चुटकी, वो अब कभी तुम्हारी भाभी नहीं बन सकती। आज के बाद चाहत को भाभी मत कहना। अनिका हैरानी से उसे देखने लगी। भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपकी और चाहत भाभी की लड़ाई हो गई? ऋषि ने रोते हुए सर झुका लिया। मैंने कहा ना, उसे भाभी मत बुलाओ। लेकिन क्यों? वो तो मेरी भाभी है, मैं उन्हें हमेशा चाहत भाभी ही कहूंगी। फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ओह, अब मैं समझी। आपने कल भाभी को प्रपोज किया होगा और उन्होंने मना कर दिया। बस इसी वजह से आप इतना रो रहे हैं, है ना? ऋषि ने कोई जवाब न दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। अनिका उसकी तकलीफ की गहराई नहीं समझ पा रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए ऋषि के दोनों कंधों पर हाथ रख दिए। भाई, इतनी सी बात के लिए कोई इतना रोता है क्या? आप भी ना। उसने प्यार से ऋषि का चेहरा ऊपर किया। मेरी तरफ देखिए, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ
जिसे सुनकर आप सारी टेंशन भूल जाएंगी। ऋषि ने थकी हुई आवाज में पूछा। कौन सी बात चुटकी? अनिका मुस्कुरा उठी। लेकिन पहले प्रॉमिस करो, मम्मा को मत बताना कि मैंने आपको बताया है। ऋषि ने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, अब बताओ। अनिका उत्साह से बोली। कुछ ही दिनों बाद मम्मा चाहत भाभी के घर आपका रिश्ता लेकर जाने वाली है। ऋषि एकदम चौंक गया। क्या? हाँ भाई, महेश अंकल ने खुद मम्मा को बुलाया है। वो लोग भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। ये सुनते ही ऋषि की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके चेहरे पर विश्वास और दर्द दोनों एक साथ दिखाई दे रही थी। अनिका हंसती हुई बोली, देखा, मुझे पता था आप ये खबर सुनकर खुश हो जाओगी। लेकिन ऋषि के चेहरे पर मुस्कान तो दूर, उसकी सांसें तक भारी हो गई थी। अनिका अब भी खुशी से बोलती जा रही थी, भाई सोचो ना, आपका इतने सालों का सपना पूरा होने वाला है। चाहत भाभी आपकी वाइफ बनेंगी और मेरी सचमुच की भाभी। कितना अच्छा होगा ना। अनिका की आंखों में खुशी थी, लेकिन सामने खड़ा ऋषि पूरी तरह स्तब्ध था, क्योंकि वो सच जान चुका था। चाहत अब उसके लिए नहीं, किसी और के लिए अपने दिल में जगह बना चुकी थी। तभी ऋषि धीरे धीरे अपने शौक से बाहर आया। उसने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और 2 कदम आगे बढ़कर अनिका का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। तो तुम सबने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया? वो एक पल रुका, फिर बेचैनी से बोला। और और चाहत, क्या उसे ये सब पता है? क्या वो जानती है कि हमारे पेरेंट्स हमारी शादी करवाना चाहते हैं? अनिका कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, आई थिंक नहीं भाई, अभी चाहत दीदी को कुछ नहीं पता। हम सब ने सोचा था सही वक्त आने पर आपको और उन्हें एक साथ सरप्राइज देंगे। अनिका की बात सुनते ही ऋषि ने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए। उसने आंखें कसकर बंद कर ली और घबराहट में बोला। ओ, ओ नो, ये क्या हो गया? ऋषि को इस तरह परेशान देखकर अनिका पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। भाई आपको क्या हो गया है? मैंने आपको इतनी अच्छी गुड न्यूज दी है, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप और परेशान हो रहे हैं। ऋषि ने तुरंत उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया। अनीका, हमें माँ को रोकना होगा। किसी भी हालत में उन्हें चाहत के घर रिश्ता लेकर नहीं जाना चाहिए। अनिका ने झटके से उसके हाथ अपने कंधों से हटा दिए। भाई आपका दिमाग तो ठीक है ना? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? वो गुस्से में आके बोली। अगर चाहत दीदी ने आपको मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। महेश अंकल खुद चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी आपसे हो। उन्हें भी पता है कि आप चाहत दीदी के लिए सबसे बेस्ट हो। अनिका ने ऋषि की आंखों में देखते हुए कहा, और आप ये क्यों सोच रहे हो कि चाहत दीदी ने आपको मना कर दिया? ये क्यों नहीं सोचते कि दोनों फैमिली इस रिश्ते से खुश है? मुझे पूरा यकीन है, जब उन्हें पता चलेगा कि सबकी खुशी इसी शादी में है, तो वो भी खुशी खुशी हाँ कह देंगी। ऋषि की आंखें फिर भर आईं। वो धीरे से बेड पर बैठ गया, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और टूटी हुई आवाज में बोला। तुम नहीं समझोगी अनीका। अनिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई। भाई मुझे कुछ समझना भी नहीं है, मैं बस इतना जानती हूँ कि चाहत दीदी ही मेरी भाभी बनेगी। और बस इतना सुनना था कि ऋषि का सब्र टूट गया। वो एकदम खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला। ये क्या बार बार तुमने भाभी भाभी लगा रखा है? वो तुम्हारी भाभी नहीं है और ना ही कभी बनेगी। अनिका भी उसी लहजे में बोली। लेकिन क्यों भाई, आखिर क्यों नहीं बनेगी? ऐसा क्या हो गया? ऋषि की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने दर्द से भरी आवाज में कहा। क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। ऋषि ने कांपती आवाज में आगे कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे उस लड़के के साथ। ये सुनते ही अनिका जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ऋषि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला। शौक लगाना तुम्हें? तो सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा। उस पल लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अनिका ने धीरे से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इसका मतलब चाहत दीदी सच में किसी और से प्यार करती है? ऋषि ने आंसू पोंछते हुए सिर हिला दिया। हाँ, उसकी जिंदगी में कोई और है। अनिका अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है? चाहत दीदी तो हमसे हर बात शेयर करती थी, उन्होंने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। ऋषि ने फीकी हंसी हंस दी। मैं भी यही सोच रहा हूँ चुटकी। मुझे अपनी चाहत पर पूरा भरोसा था, लेकिन शायद मैं ही गलत था। उसकी आवाज भर आ गई। मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, इस रिश्ते की बात यही खत्म कर देते हैं। माँ को समझा देना कि वो चाहत के घर रिश्ता लेकर ना जाएं। उसने गहरी सांस ली। उसके दिल में कोई और है, मैं नहीं।
मैं उसके लिए शायद हमेशा सिर्फ एक दोस्त था और आगे भी दोस्त ही रहूंगा। कुछ पल रुककर वो धीमे से बोला, मैं हमेशा चाहता था कि चाहत खुश रहे, चाहे वो मेरे साथ हो या नहीं। इसीलिए कुछ दिनों बाद मैं वापस बैंगलोर चला जाऊंगा। अब यहाँ मेरा कुछ नहीं बचा। इतना कहते ही ऋषि फिर से फूट फूट कर रो पड़ा। अनिका की आंखों से भी आंसू बहने लगी। वो बिना कुछ कहे उसके पास आकर बैठ गई और चुपचाप अपना सर ऋषि के कंधे पर रख दिया। कमरे में अब कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ दो टूटे हुए दिलों की सिसकियां गूंज रही थी। लेकिन अनिका अपने भाई की तरह कमजोर दिल की नहीं थी। अपने भाई को इस तरह टूटा हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे चाहत के लिए गहरा गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, जिसने उसके भाई को रुलाया है उसे वो इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। और फिर अनिका ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए अचानक खड़ी हो गई। उसने ऋषि का हाथ पकड़ा और गंभीर आवाज में बोली, भाई स्टैंड अप एंड लेट्स गो। ऋषि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन चुटकी कहाँ? अनिका की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। माँ के पास। ऋषि तुरंत घबरा गया। नहीं अनिका, मैंने कहा ना, हम माँ को कुछ नहीं बताएंगे। अनिका ने बिना उसकी बात सुने उसका हाथ खींच लिया। नहीं भाई, अब सब बताना पड़ेगा, और सिर्फ बताना ही नहीं, माँ से ये भी कहना पड़ेगा कि कुछ दिनों के बाद नहीं बल्कि आज ही चाहत दीदी के घर आपका रिश्ता लेकर जाएं। चलो। ऋषि ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा। अनिका प्लीज शांत हो जाओ, ये कैसी बातें कर रही हो? अनिका ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ भाई, आप मुझे अच्छी तरह जानते हो। जो भी आपको तकलीफ पहुंचाता है मुझे उससे नफरत हो जाती है। दिल करता है उसका चेहरा ही बिगाड़ दूं। उसने दांत खींच लिए। और चाहत दीदी ने वही किया है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ऋषि ने तुरंत सर हिलाया। नहीं अनिका, उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी आंखें फिर भर आईं। शायद अब मेरी किस्मत में बस यही रह गया है, चाहत की यादों के सहारे जीना। अनिका ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं भाई, आप चाहत दीदी की यादों के साथ नहीं बल्कि उन्हीं के साथ ही अपनी जिंदगी बिताओगी। मैं अभी जाकर मम्मा से कहती हूँ कि वो आज ही रिश्ता लेकर जाएं। ऋषि ने अब उसे थोड़ा डांटते हुए कहा। अनिका, मैंने तुम्हें बताया ना, वो किसी और से प्यार करती है, फिर माँ को भेजने का क्या फायदा? अनिका के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बहुत फायदा है भाई। वो उसके सामने आकर बोली, आप कब तक इतने सीधे और मासूम बने रहेंगे? अगर हमेशा ऐसे ही अच्छे बने रहे ना, तो आपको कभी अपना सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। ऋषि ने हैरानी से पूछा। तो तुम चाहती हो मैं उसकी मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर लूं? अनिका ने बिना झिझक के कहा। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो। ऋषि एकदम से चौंक गया। चुटकी, ये कैसी बातें कर रही हो? अनिका ने गंभीर होकर कहा। अगर हमें हमारा प्यार नहीं मिलता तो उसे हासिल करना पड़ता है, और वैसे भी दोनों परिवार यही चाहते हैं कि चाहत दीदी की शादी आपसे हो। ऋषि ने इस बार सख्त आवाज में कहा। अनिका जस्ट शट अप। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमें नहीं चाहता, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी मर्जी के खिलाफ उसे अपना बना लें। ये प्यार नहीं, जबरदस्ती है। उसने गहरी सांस ली। ये सब बातें तुमने कहाँ से सीखी? अनिका बिल्कुल भी नहीं डरी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सीखने की जरूरत नहीं होती भाई। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं यही करती, और आप चाहे पीछे हट जाओ, लेकिन मैं आपको और चाहत दीदी को एक करके ही रहूंगी। ऋषि उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, तो वो आगे बढ़ा और प्यार से अनिका को गले लगा लिया। मैं जानता हूँ चुटकी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी और को तकलीफ पहुंचे। उसने उसके सर पर हाथ फेरा। प्रॉमिस करो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे चाहत को दुख पहुंचे, क्योंकि अगर उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो समझना तुम्हारे ऋषि भाई को तकलीफ होगी, और माँ को भी कुछ नहीं बताओगी। अनिका के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसने अपने सारे भाव चेहरे पर आने नहीं दिए। वो हल्का सा मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, ओके ऋषि भाई, मैं मम्मा से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अब आप सबसे पहले वॉशरूम जाइए, अपनी हालत ठीक कीजिए। मम्मा आपकी वजह से बहुत परेशान है। आप तैयार होकर नीचे जाइए, उन्हें बताइए कि आप बिल्कुल ठीक है। तब तक मैं आपका ये रूम साफ कर देती हूँ। ऋषि ने चारों तरफ बिखरा हुआ कमरा देखा, फिर पहली बार हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। वो सच में बहुत सीधा, मासूम और प्यारा सा था। उसके चेहरे पर उदासी अब भी थी, लेकिन उसकी छोटी सी मुस्कान ने उसे फिर से पहले जैसा मासूम बना दिया। वो धीरे से बोला, ठीक है, तुम कमरा साफ करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ।
ऋषि के चेहरे पर मुस्कान देखकर अनिका भी खिल उठी। वो शरारत से उसके दोनों गाल खींचते हुए बोली, बस अब लग रहे हो मेरे क्यूट वाले ऋषि भाई, अब प्लीज रोना बंद। ऋषि ने एक गहरी सांस ली, फिर सर झुकाकर धीमे से बोला, अब नहीं रोऊंगा। वैसे भी कुछ दिनों बाद मुझे वापस जाना है। उससे पहले मैं अपनी इस प्यारी सी फैमिली के साथ जितना हो सके हंसकर जी लेना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने एक तीखी लेकिन सच्ची मुस्कान दी और धीरे धीरे मुड़कर वॉशरूम की तरफ चला गया। ऋषि के वॉशरूम में जाते ही अनिका ने एक गहरी सांस ली और फिर पूरे कमरे की सफाई करने में लग गई। उसने बिखरी हुई बेडशीट ठीक करी, फर्श पर पड़ी चीजें उठाकर उनकी जगह पर रख दी और कुछ ही मिनटों में पूरे कमरे को पहले जैसा साफ और व्यवस्थित कर दिया। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और ऋषि शावर लेकर बाहर आया। वो अपने गीले बाल तौलिए से पोंछ रहा था। उसकी आंखों की लाली तो अभी भी बाकी थी, लेकिन चेहरा पहले से थोड़ा शांत लग रहा था। कमरे में नजर घुमाते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ओ, चुटकी ने तो पूरा कमरा पहले जैसा कर दिया। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी उसने अलमारी खोली, एक सिंपल सी शर्ट और जींस निकाली, तैयार होकर अपने बाल सेट किए और खुद को संभालते हुए नीचे चला गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर गया और फिर रात हो गई। दूसरी तरफ चाहत का घर, रात का सन्नाटा पूरे घर में फैल चुका था। इस वक्त चाहत अपने कमरे में अपनी स्टडी चेयर पर बैठी थी। उसके सामने किताबें खुली थी, लेकिन उसकी नजरें किसी शब्द पर नहीं टिक रही थी। उसके गुलाबी होठों पर बार बार एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती, क्योंकि इस वक्त उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ था, साहिल। वो बार बार उसी के बारे में सोच रही थी। कभी उसकी मुस्कान याद आती, कभी उसकी बातें और कभी उसकी वो दीवानगी भरी आंखें। मासूम चाहत अपने ही ख्यालों में खोई थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने कमरे में अकेली नहीं थी। कोई था जो इस वक्त उसकी हर सांस, हर मुस्कान, हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखे हुए था।